इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरे 8000 सब्सक्राइबर्स और 1.8 मिलियन व्यूज हैं। तो जब भी आप ये वीडियो देखो तब कंपेयर करके देखना कि अब मेरे नंबर्स कितने हैं। कैसे हो गाइज? आज दिन है 4 अक्टूबर 2015। हाँ, आप जब इसे देखेंगे तब तक मैं शायद एक आदमी बन चुका हूँगा। मैं अभी हाई स्कूल में ही हूँ और ये मेरा कैमरा हिल रहा है। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब शायद मेरा कॉलेज पूरा हो चुका होगा। ये कॉलेज के बाद का वक्त होगा। वाओ डूड, ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। ये 2015 है, कम से कम मेरे लिए तो है। अगर मैं मर चुका हूँगा तो क्या होगा? ओह, तब तो ये बहुत ही अजीब लगेगा, बहुत ही मतलब कि RIP सच में। खैर चलो देखते हैं कि अगर मेरे मिलियन सब्सक्राइबर्स नहीं हुए जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं समझूंगा कि मैंने जिंदगी बर्बाद कर दी है। उम्मीद है 1 मिलियन हो जाएंगे। क्या होता अगर मिस्टर बीस्ट के मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर नहीं होते? ये सोचने वाली बात है कि उनके टैलेंट को कम आंकना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि उनका कम्युनिटी उनके विजन और इम्पैक्ट को कितना बढ़ाता है। इट्स अबाउट एक्नॉलेजिंग द पावर ऑफ कलेक्टिव सपोर्ट। दुनिया भर में सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत बिना उनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स के दुनिया एक अलग ही होती। एंटरटेनमेंट कम होता, फिलैंथ्रोपी कम होती और एक कम्युनिटी के साथ मिलकर क्या कर सकते हैं ये देखने को कम मिलता। चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस हाइपोथेटिकल वर्ल्ड को, ये सोचने के लिए कि मिस्टर बीस्ट ने कैसा कम्युनिटी बनाया है। मिस्टर बीस्ट का जर्नी एक ऐसा सफर जो इंस्पिरेशन से भरा हुआ है। बहुत सारे सक्सेसफुल क्रिएटर्स की तरह सिंपल से शुरू हुआ। उन्होंने भी बाकी क्रिएटर्स की तरह अपने पहले कदम छोटे छोटे उठाए। उन्होंने गेमिंग वीडियोस अपलोड किए, अलग अलग कंटेंट ट्राई किया और हर बार कुछ नया करने की कोशिश की। ऑडियंस से कनेक्ट करने की कोशिश करते रहे। उन्होंने कमेंट्स पढ़े, फीडबैक लिया और अपने कंटेंट को बेहतर बनाने की कोशिश की। उनके अर्ली वीडियोस एंटरटेनिंग तो थे, लेकिन उनमें वो स्पार्क नहीं था जो उन्हें तुरंत स्टार बना दे। उन्होंने मेहनत की, लेकिन व्यूज और सब्सक्राइबर्स धीरे धीरे बढ़े। द टर्निंग पॉइंट, वायरल कंटेंट, काउंटिंग टू 100,000 और आई ओपनड अ फ्री बैंक जैसे वीडियोस ने इंटरनेट का ध्यान खींचा। ये वीडियोस ओवरनाइट सेंसेशन बन गए। ये वीडियोस सिर्फ एंटरटेनिंग नहीं थे, ये यूनिक, ऑडेशियस और शेयरेबल थे। ये वीडियोस कन्वर्सेशन का टॉपिक बन गए, लोगों को क्यूरियस बनाया और उन्हें शेयर करने पर मजबूर किया। और सबसे जरूरी, सब्सक्राइबर्स लाए। हर नया सब्सक्राइबर उनके लिए एक नई उम्मीद लेकर आया। ये वायरल हिट्स कैटलिस्ट का काम किए, जिससे मिस्टर बीस्ट का चैनल एल्गोरिथम की नजर में आ गया। एल्गोरिथम ने उनके कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया और उनके वीडियोस को रेकमेंड करना शुरू किया और उनका कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा। हर नया व्यू, हर नया लाइक उनके चैनल को और मजबूत बनाता गया। हर नया सब्सक्राइबर सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये उनके लिए एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था। ये उनके लिए एक सिग्नल था कि लोग उनके कंटेंट को पसंद कर रहे हैं और उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन वर्ल्ड के लिए एक सिग्नल कि ये क्रिएटर देखने लायक है। ये स्नोबॉल इफेक्ट जो उनके कैप्टिवेटिंग कंटेंट और बढ़ते कम्युनिटी से और तेज होता गया। ये स्नोबॉल इफेक्ट अनस्टॉपेबल हो गया और उनके चैनल की ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो गई। यही मिस्टर बीस्ट की एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस की नींव बना। उनकी जर्नी ने यह साबित कर दिया कि डेडिकेशन, क्रिएटिविटी और ऑडियंस एंगेजमेंट से कोई भी ऑर्डिनरी क्रिएटर एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकता है। मिस्टर बीस्ट के वीडियोस अपने ग्रैंड स्केल के लिए जाने जाते हैं। उनके कंटेंट में एक अलग ही लेवल की क्रिएटिविटी और प्रोडक्शन वैल्यू होती है जो उन्हें बाकी क्रिएटर्स से अलग बनाती है। वो बहुत सारे पैसे देते हैं, बड़े बड़े चैलेंजेस करते हैं और लोगों को ऐसे टास्क में इन्वॉल्व करते हैं जो देखने में बहुत एंटरटेनिंग होते हैं। और उन्होंने तो स्क्विड गेम का सेट भी बना डाला था कैश प्राइज के साथ। ये सब कुछ करना आसान नहीं होता, इसके लिए बहुत प्लानिंग और रिसोर्सेज की जरूरत होती है। इस लेवल का प्रोडक्शन करने के लिए बहुत पैसे की जरूरत होती है। हर वीडियो के पीछे एक डिटेल्ड बजट होता है जिसमें प्रोडक्शन कॉस्ट, प्राइजेस और लॉजिस्टिक्स शामिल होते हैं। बिना उनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स के ये सब मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता। उनके सब्सक्राइबर्स ही उनके कंटेंट की बैकबोन है। उनके रेवेन्यू स्ट्रीम्स जो इन एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स को फ्यूल करते हैं बहुत कम हो जाते। सब्सक्राइबर्स की कमी का सीधा असर उनके फाइनेंशियल हेल्थ पर पीड़ दिखता है। यूट्यूब एड रेवेन्यू जो क्रिएटर्स के लिए प्राइमरी इनकम सोर्स है, सीधे व्यूअरशिप से जुड़ा होता है। जितने ज्यादा व्यूज उतनी ज्यादा एड रेवेन्यू। कम सब्सक्राइबर्स का मतलब है कम व्यूज, जिससे अर्निंग्स पर असर पड़ता है और फ्यूचर कंटेंट के लिए बजट लिमिट हो जाता है। एड रेवेन्यू के अलावा उनके पास और भी रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं। मिस्टर बीस्ट की ज्यादा रीच की वजह से उन्हें लुक्रेटिव ब्रांड डील्स और स्पॉन्सरशिप्स मिलते हैं। ये डील्स उनके फाइनेंशियल इकोसिस्टम का एक बिडिडा हिस्सा है। कंपनीज उनके पॉजिटिव इमेज और एंगेजिंग ऑडियंस के साथ जुड़ने की वैल्यू समझते हैं और इसलिए वो प्रोडक्ट प्लेसमेंट्स और कोलैबोरेशंस के लिए काफी पैसे देते हैं। ये कोलैबोरेशंस उनके कंटेंट को और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं और साथ ही साथ उनके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी इंश्योर करते हैं। एक छोटा सब्सक्राइबर बेस उनकी बार्गेनिंग पावर को कम कर देता, जिससे उन्हें ये डील सिक्योर करने और अपने बढ़ते एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स को फंड करने में दिक्कत होती। अगर उनके पास सब्सक्राइबर्स की कमी हो तो उन्हें अपने एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने में काफी मुश्किलें आती हैं। इसलिए उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग और लॉयल फैन बेस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। मिस्टर बीस्ट अपने फैंस के साथ लगातार इंटरैक्ट करते रहते हैं, जिससे उनकी कम्युनिटी और भी स्ट्रॉन्ग होती है। ये एंगेजमेंट उनके चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया पर उनकी प्रेजेंस और फैंस के साथ उनकी इंटरैक्शन उनके ब्रांड को और भी मजबूत बनाती है। फैंस उनके कंटेंट को शेयर करते हैं, जिससे उनकी रीच और भी PRH जाती है। उनके पीछे एक डेडिकेटेड टीम होती है जो हर प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए दिन रात मेहनत करती है। ये टीम भी उनके सक्सेस का एक बड़ा हिस्सा है। अंत में उनके फैंस ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उनके बिना मिस्टर बीस्ट का ये सफर इतना ग्रैंड और सक्सेसफुल नहीं हो पाता। मिस्टर बीस्ट का हनी और एपेक्स लेजेंड्स जैसे ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन सिर्फ ट्रेडिशनल स्पॉन्सरशिप डील से आगे है। ये पार्टनरशिप्स एक नए स्तर पर हैं, जहां दोनों पक्षों को इमेंस बेनिफिट्स मिलते हैं। वो अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ऑथेंटिकली प्रमोट करने के लिए करते हैं। अक्सर उन्हें अपने चैलेंज वीडियोस में सीमलेसली इंटीग्रेट करते हैं।
ये इंटीग्रेशन इतना नेचुरल होता है कि व्यूअर्स को लगता है कि ये प्रोडक्ट्स और सर्विसेज उनके कंटेंट का हिस्सा है। इमेजिन करो इन कोलैबोरेशंस को उनके करंट ऑडियंस के एक छोटे से हिस्से के साथ। अगर उनके पास सिर्फ कुछ हजार सब्सक्राइबर्स होते तो ब्रांड्स को उतना फायदा नहीं होता। इन ब्रांड्स के लिए रीच, एंगेजमेंट और फाइनली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता। ब्रांड मैनेजर्स डिसअपॉइंटेड होते और कैंपेन्स उतने सक्सेसफुल नहीं होते। कंपनीज मिस्टर बीस्ट की मिलियंस तक पहुंचने की क्षमता की तरफ आकर्षित होते हैं, जो एंटरटेनमेंट और इन्फ्लुएंस के यूनिक ब्लेंड के जरिए ब्रांड अवेयरनेस और सेल्स को बढ़ाता है। उनकी मैसिव रीच और लॉयल फैन बेस ब्रांड्स के लिए एक गोल्ड माइन है। एक छोटा सब्सक्राइबर बेस उन्हें इन पार्टनरशिप्स के लिए एक लेस अट्रैक्टिव प्रोस्पेक्ट बना देता। ब्रांड्स अक्सर ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को इग्नोर करते हैं जिनकी रीच कम होती है। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कम हो जाते, जिससे उनकी ऐसे डील सिक्योर करने की क्षमता सीमित हो जाती, जो न केवल उनके कंटेंट को फंड करते हैं बल्कि उनके फिलैंथ्रोपिक एंडेवर्स के लिए रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं। ये डील्स उनके चैनल के ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी के लिए क्रूशियल है। इसका असर उनकी क्रिएटिव फ्रीडम और गिविंग की कैपेसिटी दोनों पर पड़ता। अगर उनके पास रिसोर्सेज कम होते तो वो उतने ग्रैंड और इंपैक्टफुल फिलैंथ्रोपिक प्रोजेक्ट्स नहीं कर पाते। उनकी क्रिएटिविटी भी सीमित हो जाती, क्योंकि वो अपने आइडियाज को एग्जीक्यूट करने के लिए फाइनेंशियल बैकिंग पर निर्भर करते हैं। लेकिन उनकी करंट सक्सेस स्टोरी ब्रांड्स के साथ उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स की वजह से है। ये पार्टनरशिप्स न केवल उनके कंटेंट को एलिवेट करती है बल्कि ब्रांड्स को भी अनप्रेसिडेंटेड एक्सपोजर और ROI देती है। यही पावर ऑफ नंबर्स है जो उन्हें और उनके पार्टनर्स को म्यूचुअल सक्सेस की ओर ले जाती है। इन कंक्लूजन, मिस्टर बीस्ट का जर्नी और उनकी ब्रांड पार्टनरशिप्स एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे सही नंबर्स और स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन से सभी स्टेक होल्डर्स को इमेंस बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ये एक विन विन सिचुएशन है जहां कंटेंट क्रिएटर, ब्रांड्स और ऑडियंस सभी को फायदा होता है। MR बीस्ट के वीडियोस हर दिन नए नए तरीकों से इवॉल्व होते रहते हैं। उनका कंटेंट हर बार नए आइडियाज और चैलेंजेस के साथ सामने आता है जो व्यूअर्स को अट्रैक्ट करता। लेकिन सोचो, अगर उनके पास इतना बड़ा ऑडियंस बेस ना होता तो उनके लिए कंटेंट का इवोल्यूशन मुश्किल हो जाता। होस्ट, अगर उनके पास इतना बड़ा ऑडियंस बेस ना होता तो उनके लिए नए आइडियाज और चैलेंजेस लाना इतना आसान नहीं होता। वो अपने ऑडियंस के फीडबैक के बेसिस पर अपने कंटेंट को शेप करते हैं। अगर उन्हें वो फीडबैक ना मिलता तो उनका क्रिएटिव ग्रोथ कैसे होता। वॉइस ओवर MR बीस्ट का कंटेंट हमेशा एक्सपेरिमेंटल रहा है। उनके पास रिसोर्सेज और सपोर्ट होने की वजह से वो अपने वाइल्डेस्ट आइडियाज को भी एक्सिक्यूट कर पाते हैं। लेकिन अगर उनके पास इतने सब्सक्राइबर्स और व्यूज नहीं होते तो शायद वो अपने आइडियाज को इतने ग्रैंड तरीके से एक्सिक्यूट नहीं कर पाते। होस्ट, उनके वीडियोस में जितने बड़े बड़े गिवअवेज और एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो सब उनके ऑडियंस की वजह से ही पॉसिबल हो पाते हैं। अगर उनके पास वो बैकिंग ना होती तो उनकी वीडियोस का स्केल और इंपैक्ट दोनों ही कम हो जाते। वॉइस ओवर उनके कंटेंट की इवोल्यूशन एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी और लॉयल फैन बेस किसी क्रिएटर को अपने क्रिएटिव पोटेंशियल तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। MR बीस्ट का सक्सेस उनकी क्रिएटिविटी और उनके ऑडियंस के बीच की सिनर्जी का रिजल्ट है। होस्ट, इन कंक्लूजन, MR बीस्ट का कंटेंट और उनकी जर्नी हमें यह सिखाती है कि एक स्ट्रॉन्ग और एंगेज्ड ऑडियंस के बिना किसी भी क्रिएटर के लिए अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। उनके कंटेंट का इवोल्यूशन उनके मैसिव सब्सक्राइबर बेस की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। क्लोजिंग सीन, वॉइस ओवर तो दोस्तों यही थी MR बीस्ट की कहानी। अगर उनके मिलियंस ऑन ऑफ सब्सक्राइबर्स ना होते। हमें बताएं कि आपको क्या लगता है, अगर उनके पास वो मैसिव ऑडियंस ना होती तो उनकी जर्नी कैसी होती। अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। होस्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में।